हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे मैंने आपको टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको दो और डेवलपमेंटल पाथवेज के बारे में बताया, जहाँ पे हम लोगों ने हेजहॉग सिग्नलिंग की बात की और वेंट सिग्नलिंग की बात की, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही पाथवेज एनिमल के अर्ली डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मैं बात करूंगा, मैंने आपसे बताया, ठीक है। जब कभी भी हम लोग वेंट सिग्नलिंग या हेजहॉग सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, अगर हम लोग वेंट सिग्नलिंग की बात करें तो उसके केस में बीटा कैटेनिन होता है, ठीक है। और हेजहॉग सिग्नलिंग की केस में अगर हम लोग बात करें तो क्यूबिटस इंटरप्टिस होता है, ठीक है। दोनों ही एक तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ठीक है। जब ये सिग्नलिंग एक्टिवेट होती है, ठीक है, तब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स न्यूक्लियस में मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये सिग्नलिंग नहीं चलती तब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये साइटोसॉल में रहते हैं, और जब कभी बेंट एब्सेंट होता है या फिर हेजहॉग एब्सेंट होता है तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन सिग्नलिंग से इनिशिएट होते हैं उनका डिग्रेडेशन कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब वो न्यूक्लियस में मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं होते, या फिर डिग्रेडेशन के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि जाकर के ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक। लेकिन आज हम लोग जिस सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे वहां पे क्या होता है, वहां पे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि साइटोसॉल में प्रेजेंट है, जब सिग्नलिंग नहीं चल रही है तब वो सिर्फ रिप्रेस्ड फॉर्म में कहाँ पे साइटोसॉल में पड़ा रहता है, मतलब उसकी एक्टिविटी इनहिबिटेड रहती है और वो साइटोसॉल में पड़ा रहता है, उसका डिग्रेडेशन नहीं होता, ठीक। जैसे ही सिग्नलिंग इनिशिएट होती है, ठीक है, जैसे ही सिग्नलिंग इनिशिएट होती है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री हो जाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री होकर न्यूक्लियस में मूव करता है और स्पेसिफिक जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाता है, ठीक है। तो दोनों तरह की सिग्नलिंग में यूबिक्विटिनाइलेशन एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। अगर हम लोग वेंट सिग्नलिंग या हेजहॉग सिग्नलिंग की बात करें तो वहां पे भी यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, लेकिन कब होता है, जब सिग्नलिंग नहीं चलती तब होता है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का ही डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक। आप लोग ध्यान से अगर सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो वहां पे पाएंगे, ठीक है। और जब सिग्नलिंग चलती है तब क्या होता है, वो यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन रुक जाता है और हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है वो न्यूक्लियस में मूव कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है, ठीक। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली एनएफ कप्पा बी सिग्नलिंग पाथवे की, ठीक है। और ये जो एनएफ कप्पा बी सिग्नलिंग पाथवे है ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। जब कभी भी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है या खास करके जब हमारा इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वहाँ पे इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स आते हैं तो उस केस में हमारी जो एनएफ कप्पा बी सिग्नलिंग होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एनएफ कप्पा बी पाथवे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इम्यूनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। जब मैं आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे टर्म आएंगे और अगर आपको ये सिग्नलिंग पता रहेगी तो आप आसानी से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या कीमोकाइन का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है सारी चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। कब प्रोडक्शन होता है, कब नहीं होता है, कितना होता है और कितनी देर बाद ये रुक जाता है, सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सिग्नलिंग ऑपरेट कैसे होती है आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल भी था, मैंने आपको बताया था कि यूबिक्विटिन डिग्रेडेशन मीडिएटेड जो सिग्नलिंग होती है वहाँ पे मैंने आपको 3 सिग्नलिंग बताई थी। एक मैंने आपको बताया था वेंट सिग्नलिंग, दूसरी हेजहॉग सिग्नलिंग और तीसरी हमारी थी कौन सी, एनएफ कप्पा बी सिग्नलिंग, ठीक है। तो एनएफ कप्पा बी सिग्नलिंग में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि जब सेल रेस्टिंग फेज में होती है, रेस्टिंग फेज में है, कोई सिग्नल नहीं है अभी, सेल रेस्टिंग फेज में है, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज में क्या होगा, सपोज दैट ये एक सेल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक। ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है साइटोसॉल, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक। और सपोज दैट ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। ये सेल का न्यूक्लियस। मैंने कहा कि रेस्टिंग फेज में क्या होगा, जो हमारा एनएफ कप्पा बी प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन, एनएफ कप्पा बी, ठीक। ये क्या है, ये एनएफ कप्पा बी, एनएफ कप्पा बी बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये प्रोटीन है। ये क्या होती है, एक इनहिबिटर के साथ में बाउंडेड रहती है, एक इनहिबिटर के फॉर्म में बाउंडेड रहती है जिसको कहते हैं
आई के बी अल्फा, आई के बी अल्फा के साथ बाउंड रहेगी और ये साइटोसॉल में पड़ी रहेगी, इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जबकि बेंट सिग्नलिंग और हेजहॉग सिग्नलिंग में क्या हो रहा था, जब सेल रेस्टिंग फेज में रही थी तो जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था उसका डिग्रेडेशन हो जा रहा था। यहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सीधे सीधे सेल की नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है, ठीक। दूसरा केस हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब सेल एक्टिवेट हो रही है, मतलब सिग्नल आ गया और हमारा एनएफ कप्पा बी पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, तब क्या हो रहा है, सपोज दैट ये एक एक्टिवेटेड सेल है जहाँ पे एनएफ कप्पा बी सिग्नलिंग चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस के पास डीएनए है, ये क्या है, न्यूक्लियस, इस सेल का न्यूक्लियस जो एक्टिवेटेड है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा इनहिबिटर है, जो हमारा इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड किए हुए है, ये हमारा एनएफ कप्पा बी है, ये हमारा एनएफ कप्पा बी है, ठीक है, और एनएफ कप्पा बी से मैंने कहा कि एक इनहिबिटर बाइंड किए रहता है जिसको आई के बी अल्फा कहते हैं, आई के बी अल्फा, ये बाउंडेड है और यहाँ से ही हमारी सिग्नलिंग प्रोसेस चल चुकी है, ठीक। जब सिग्नलिंग प्रोसेस चल चुकी है तब क्या होगा, ये आई के बी अल्फा डिग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है, इस आई के बी अल्फा का क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक। जब ये आई के बी अल्फा डिग्रेड हो जाएगा तब हमारा जो एनएफ कप्पा बी है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, ये एनएफ कप्पा बी को छोड़ देगा, इसका मतलब अब एनएफ कप्पा बी क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होकर के कहाँ मूव कर जाएगा, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस मूव करने के बाद एक ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इतना एनएफ कप्पा बी सिग्नलिंग पाथवे में मोटा मोटा होता है, ठीक है। किस तरह से होता है आगे चल के हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एनएफ कप्पा बी के बारे में बात कर लेते हैं, पाथवे कब एक्टिवेट होता है, क्या कंडीशन होती है, कौन कौन से लाइगेंड होते हैं जो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, और उन लाइगेंड्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो किस तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं कि एनएफ कप्पा बी आखिर है क्या, ठीक है। एनएफ कप्पा बी की जो डिस्कवरी हुई थी, एनएफ कप्पा बी की जो डिस्कवरी हुई थी वो बेसिकली एक एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हुई थी, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये खोजा गया था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसकी डिस्कवरी हुई थी, एक बात, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था ओरिजिनली इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, इसकी डिस्कवरी हुई थी बी सेल में, इन बी सेल्स, बी सेल्स में सबसे पहले देखा गया, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व, ठीक। और बी सेल में कर क्या रहा था, बी सेल्स आपको पता है बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और एंटीबॉडीज में दो चेन होती हैं, लाइट चेन और हैवी चेन, ठीक है। तो ये एनएफ कप्पा बी क्या कर रहा था, ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लाइट चेन, एंटीबॉडी की जो लाइट चेन थी उसके ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट कर रहा था। किसको प्रमोट कर रहा था, ये बी सेल में सबसे पहले डिस्कवर किए गए, कैसे डिस्कवर किए गए, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिस्कवर किए गए, ठीक है, और ये ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे जो एंटीबॉडी की लाइट चेन के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें एनएफ कप्पा बी की, तो एनएफ कप्पा बी में दो सब यूनिट्स होती हैं, एनएफ कप्पा बी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, एक को कहा जाता है P65 और दूसरी को कहा जाता है P50, ठीक है। ये दोनों ही सब यूनिट आपस में नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ी रहती हैं, ठीक है, और जब ये एक्टिवेट होती हैं तो इसकी जो P65 सब यूनिट होती है इसका फास्फोराइलेशन होता है, ठीक। बहुत सारे काइनेजेस एक्टिवेट होते हैं, जब ये एक्टिवेट होता है पूरा पाथवे तो इसका फास्फोराइलेशन होता है और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे मूव कर जाता है, न्यूक्लियस में मूव कर जाता है और उन जीन के ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है जो कि बेसिकली इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कीमोकाइंस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत सारे एडिशन मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, सारे एंजाइम्स का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा इम्यूनोलॉजी में, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमारा एनएफ कप्पा बी है दिस इज द मास्टर रेगुलेटर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 150 जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है या रेगुलेट करता है एनएफ कप्पा बी। कितने जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को, अप्रॉक्सीमेटली 150 जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ये रेगुलेट करता है,
और इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं एनएफ कप्पा बी के आगे पीछे ही घूमता है, एनएफ कप्पा बी के एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एनएफ कप्पा बी पाथवे कब एक्टिवेट होगा और वहां पे कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जिनके एक्टिवेशन से एनएफ कप्पा बी पाथवे एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो एनएफ कप्पा बी पाथवे जो एक्टिवेट होता है वो सबसे पहली बात तो स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिवेट होता है। स्ट्रेस कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक, अब स्ट्रेस कंडीशन अगर हम लोग अपने अंदर में देखें, मैमल्स में देखें या फिर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हम लोग स्ट्रेस में कब आते हैं, या तो कोई बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो जाए, ठीक है, या फिर कोई पैथोजन आ जाए कहीं से। ठीक है, तो पैथोजन क्या क्या हो सकते हैं, पैथोजन हमारे हो सकते हैं जो हमें स्ट्रेस दे सकते हैं, खास करके बायोटिक स्ट्रेस उसको कहते हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के दौरान एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, कुछ फिजिकल एजेंट भी हैं जो इसको डैमेज करते हैं, जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होते हैं वो भी एनएफ कप्पा बी पाथवे को एक्टिवेट कर सकते हैं और ये सब हमको स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है तब एनएफ कप्पा बी पाथवे एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, ठीक, लाइक TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा एंड IL-1 बीटा। ठीक है, ये कुछ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस हैं, ये भी एनएफ कप्पा बी पाथवे को एक्टिवेट कर सकती हैं। ठीक है, कैसे एक्टिवेट करती हैं, मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, ठीक है, ये दो सेल्स हैं, दोनों ही नियर बाई सेल्स हैं, आसपास रहने वाली दो सेल्स हैं। ठीक, और ये सेल क्या हो गई, ये सेल इन्फेक्ट हो गई, ये क्या हो गई, ये वाली सेल जो इसके पास वाली जो ये सेल है ये इन्फेक्ट हो गई। ठीक है, ये सेल इन्फेक्ट है। ठीक है, तो अब ये सेल्स क्या करेंगे, ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे या इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे। सपोज दैट इसने IL-1 प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब ये IL-1 क्या किया करेगा, इस सेल को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एनएफ कप्पा बी पाथवे एक्टिवेट कराएगा ताकि इस सेल में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो, और इन्फ्लेमेशन के दौरान जो कीमोकाइंस यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, वो कीमोकाइंस क्या करेंगे, वो फैगोसाइटिक सेल्स को यहाँ तक लेकर के आएंगे, और फैगोसाइटिक सेल्स क्या करेंगी, फैगोसाइटिक सेल्स इस इन्फेक्टेड सेल को यहाँ से क्लियर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से काम होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो काम करता है। तो चाहे यहाँ पे रिलीज ऑफ हम लोग कहें इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कब रिलीज होंगे, जब इन्फेक्शन होगा। मतलब ये सारे पार्ट्स जब आएंगे, ये सारी चीजें जब आएंगे और एक बार ये एनएफ कप्पा बी पाथवे को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, किसी सेल में, एक सिंगल सेल में ये काम करेंगे, आकर के एनएफ कप्पा बी पाथवे को एक्टिवेट करेंगे, तो अपने बगल वाली सेल में ये खुद ही, ये जो सेल है ये खुद ही क्या करेगी, एनएफ कप्पा बी पाथवे को एक्टिवेट कर देगी बाय रिलीजिंग द इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पहली चीज तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस खुद इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, और प्रोड्यूस होने के बाद क्या करती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को और ज्यादा बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है, अपनी नियर बाई सेल्स पे जाकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगी और वहां पे फिर एनएफ कप्पा बी पाथवे स्टार्ट करेगी, तो उस सेल में भी साइटोकाइंस प्रोड्यूस होने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक लार्ज अमाउंट में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। बहुत डिटेल में बात करूंगा मैं जब इम्यूनोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये सारे जो हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं, जो हमारे स्ट्रेस सिग्नल्स आ रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल पार्ट हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, सीधे सीधे आयोनाइजिंग रेडिएशन है सेल के अंदर इफेक्ट करेगी, तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन बाकी की ये जो चीजें आ रही हैं ये किस तरह से सेंस की जाएंगी सेल्स के थ्रू। ठीक है, तो इनको सेंस करने का सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, वायरल इन्फेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वायरसेस जो होते हैं ये बेसिकली इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, तो इनका DNA RNA जो भी अंदर जाएगा वो क्या करेगा, वो एनएफ कप्पा बी पाथवे को एक्टिवेट कराएगा। ठीक है, नॉर्मल मैकेनिज्म से ही एक्टिवेट कराएगा।
तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, सीधे अंदर जाके काम करेंगे। ठीक, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग बैक्टीरियल कंपोनेंट की या खुद बैक्टीरिया की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग बात करें फंगल इन्फेक्शन की, तो इनके पास कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं कि सेल के सरफेस पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमारी इम्यून सेल्स जो होती हैं उन पे कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वो रिसेप्टर्स इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया या वायरस की किसी भी पैथोजन की बात करें, तो पैथोजन की जो सरफेस होती है, पैथोजेंस की जो आउटर सरफेस होती है, पैथोजेंस की जो सरफेस होती है, सपोज एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के पास क्या है, सेल वॉल है। ठीक, ये क्या है, बैक्टीरिया। ठीक, इस बैक्टीरिया की सेल वॉल में बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होंगे, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको सेल सरफेस रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया स्पीसीज वेरी करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ये मॉलिक्यूलर पैटर्न्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और इन मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को कहा जाता है पैम्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ठीक, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं। ठीक, ये जो पैथोजन होता है, जो हमारा बैक्टीरिया या हमारा फंजाई जो कुछ भी आ रहा है, उसके सरफेस पे स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, और इन स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को स्पेसिफिक एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो इनको कौन रिकॉग्नाइज करता है, रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये रिसेप्टर्स अगर हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें, वैसे तो ये यूबिक्विटस हैं, हर एक सेल पे पाए जाते हैं, लेकिन ये रिसेप्टर्स जो हैं, जो बेसिकली हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं वहाँ पे सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं रिसेप्टर्स, और इन रिसेप्टर्स को हम लोग कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, क्योंकि ये इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जा रहा है PRR, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स जब पैम्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंड्यूस करते हैं बाय द एक्टिवेशन ऑफ NF-κB। ठीक है, तो अब ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कितनी तरह के हो सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में बात करूंगा। जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। PRRs की अगर हम लोग बात करें तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक हम लोग कहते हैं सेल सरफेस, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सरफेस रिसेप्टर, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। सेल सरफेस रिसेप्टर्स होंगे, और एक दूसरा रिसेप्टर होगा जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर PRRs। ये सेल के अंदर में पाए जाते हैं, साइटोसोलिक होते हैं ये इंट्रासेलुलर या साइटोसोलिक PRRs। ठीक है, इंट्रासेलुलर PRR। ठीक है, अगर हम सेल सरफेस रिसेप्टर की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा टॉल लाइक रिसेप्टर या TLR, टॉल लाइक रिसेप्टर, जिसको हम लोग TLRs बोलते हैं। इनको कहा जाता है सेल सरफेस रिसेप्टर, एक तरह के पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स हैं। ये बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेंस करते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, सेल के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं इनमें नॉड लाइक रिसेप्टर्स आते हैं, नॉड लाइक रिसेप्टर्स आते हैं, जिसको हम लोग NLRs कहते हैं। ठीक, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं या ऐसे पैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं। सेल के अंदर जाकर के वहां पे ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद फिर से ये वही काम करते हैं जो ये करते हैं। दोनों ही PRRs अल्टीमेटली NF-κB पाथवे को ही एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं NF-κB पाथवे कैसे एक्टिवेट होता है। जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये ऐसा क्या करते हैं सेल के अंदर जो ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा रिसेप्टर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, हम लोग सेल सरफेस रिसेप्टर का एग्जांपल लेके यहाँ पे NF-κB पाथवे को समझेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट ये हमारा एक रिसेप्टर है, ये क्या है, ये PRR है। ठीक,
अब PRR से मैं सिग्नल लिखूंगा, क्योंकि सिग्नल कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरियल कंपोनेंट होता है, फंगल कंपोनेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, LPS हो सकता है, पेप्टिडोग्लाइकन हो सकता है, जो भी है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिखूंगा ये कोई सिग्नल आया है, और बेसिकली पैथोजेनिक सिग्नल है, ठीक, स्ट्रेसफुल सिग्नल है जो हमारी सेल को स्ट्रेस में लेकर के आ रहा है, स्ट्रेस कंडीशन में लेकर के आ रहा है, ठीक है। इस तरीके का कुछ सिग्नल यहाँ पे आया हुआ है, ठीक। ये सिग्नल जब आता है, मैंने आपसे कहा कि रेस्टिंग कंडीशन में जो हमारा NF कप्पा भी होता है वो बाउंड रहता है किसके साथ में, IKB अल्फा के साथ। किसके साथ बाउंडेड रहता है, IKB अल्फा के साथ। IKB अल्फा है, और IKB अल्फा के साथ में कौन बाउंड किए हुए है, हमारा NF कप्पा भी, ठीक, NF कप्पा भी। अब NF कप्पा भी में दो सब यूनिट होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, P65 और P50। तो मैं यहाँ पे P65 P50 ना बना के सीधे NF कप्पा भी लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब तक ये इससे बाउंड रहेगा ये न्यूक्लियस में मूव नहीं कर पाएगा। सपोज दैट यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस। अब तब तक यहाँ पे नहीं जा सकता जब तक कि IKB अल्फा इसको छोड़े ना, ठीक है। तो यहाँ पे IKB अल्फा से इसको छुड़ाने के लिए एक और प्रोटीन इसके अप स्ट्रीम में काम करती है, बेसिकली उसको कहा जाता है IKB काइनेज, IKB काइनेज, ठीक, IKB काइनेज। ये IKB काइनेज इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अप स्ट्रीम फंक्शन करती है, और ये बेसिकली 3 प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होता है। कितने प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होता है, 3 प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। एक प्रोटीन इसमें होती है IKK अल्फा, IKK अल्फा, IKKB अल्फा, IKKB बीटा और नीमो, ठीक। IKB काइनेज जो होता है वो बेसिकली 3 प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इसके अप स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो अब मैं IKB काइनेज बनाता हूँ, इसमें 3 सब यूनिट्स होती हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना के आपको दिखाता हूँ कि जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो आगे ये क्या काम करता है, ठीक। रिसेप्टर एक्टिवेट है, रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो बिल्कुल वैसा ही पाथवे यहाँ पे चलता है। रिसेप्टर सबसे पहले डाइमराइज होता है, और डाइमराइज होकर के एक अपनी डाउन स्ट्रीम प्रोटीन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है, जिसको RIP2 बोलते हैं, ठीक है। RIP2 या TAC1 प्रोटीन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे ही प्रोटीन आएगी तो प्रोटीन क्या करेगी, एडाप्टर का काम करेगी, और एडाप्टर का काम करते हुए वो अपने आगे की जो प्रोटीन्स होती है उनका फास्फोराइलेशन और एक्टिवेशन स्टार्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे हमारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा कि 3 प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है, तो ये तीनों प्रोटीन्स हैं, बेसिकली 3 प्रोटीन का ये कॉम्प्लेक्स मैं बना रहा हूँ, ठीक। मैंने कहा कि इसके पास जो 3 प्रोटीन है, एक तो है IKK बीटा, IKKB बीटा, IKKB अल्फा और नीमो, ठीक, नीमो, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, ये IKK बीटा का फास्फोराइलेशन करेगा, IKKB बीटा का ये फास्फोराइलेशन करेगा, और जैसे ही IKKB बीटा फास्फोराइलेट होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ये 3 पॉलीपेप्टाइड का या 3 प्रोटीन्स का जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो कैटालिटिक यूनिट है जो पूरी फंक्शन को आगे बढ़ाएगी वो बीटा सब यूनिट होती है, ठीक है। IKKB बीटा इसकी मास्टर सब यूनिट होती है, यही आगे इस पूरी प्रोसेस को बढ़ाती है, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या करेगी, बीटा प्रोटीन क्या करेगी, ये IKB अल्फा का करेगी फास्फोराइलेशन, ठीक है। IKB अल्फा का जो फास्फोराइलेशन होता है वो N टर्मिनस पे स्पेसिफिक सीरीन रेजिड्यू पे होता है। N टर्मिनस पे दो स्पेसिफिक सीरीन रेजिड्यू होते हैं, दोनों ही स्पेसिफिक सीरीन रेजिड्यू पे क्या करता है, फास्फोराइलेशन करता है, ठीक। और जैसे ही फास्फोराइलेशन होता है, इस फास्फोराइलेशन पैटर्न को एक यूबीक्विटिन लाइगेज E3 यूबीक्विटिन लाइगेज रिकॉग्नाइज करता है, और IKB अल्फा का क्या करता है, यूबीक्विटिनाइलेशन करता है, यूबीक्विटिनाइलेशन किसका, IKB अल्फा का, ठीक। ये हमारा NF कप्पा भी हो गया, ठीक, NF कप्पा भी हो गया, और
यहाँ पे ये आई के बी अल्फा है जिसका कि फास्फोराइलेशन हुआ है दो सीरीन रेजिड्यूज पर फास्फोराइलेशन है, और इस फास्फोराइलेटेड आई के बी अल्फा को यूबीक्विटिनाइलेट किया गया है, पॉली यूबीक्विटिनाइलेशन किया गया। ठीक, और जैसे इसका पॉली यूबीक्विटिनाइलेशन होता है इसका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। तो होगा क्या कि हमारा जो NF कप्पा बी है वो फ्री हो गया, NF कप्पा बी फ्री हो गया, और जो हमारा आई के बी अल्फा था, ये क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन हो गया इसका। क्यों? क्योंकि ये पॉली यूबीक्विटिनाइलेट हुआ था। ठीक है, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन होते ही हमारा NF कप्पा बी जो है वो फ्री है और वो मूव कर जाएगा न्यूक्लियस में। ठीक है, अब न्यूक्लियस में जब ये आ गया तो ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स का ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, अब ये ट्रांसक्राइब करेगा उन जीन्स को जो बहुत सारे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस बनाते हैं। ठीक है, कीमोकाइंस का प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको अभी भी बताया कि आई के बी अल्फा का भी प्रोडक्शन करते हैं। तो आई के बी अल्फा का प्रोडक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन भी होता है इस पाथवे का। ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन होता है। तो फीडबैक इनहिबिशन कैसे होगा, आई के बी अल्फा जो यहाँ पे बना ये क्या करेगा, ये जाकर के जब इसका काम खत्म हो जाएगा, जब सिग्नलिंग का काम पूरा हो जाएगा कि अब सिग्नलिंग की जरूरत नहीं है, अब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है, तभी क्या करेगा, न्यूक्लियस में जो हमारा आई के बी अल्फा बना हुआ है वो जाकर के NF कप्पा बी से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस में NF कप्पा बी भी है। ठीक है, और यहीं पे भी आई के बी अल्फा ही बना हुआ है। आई के बी अल्फा यहाँ पे इसका जीन जो है ट्रांसक्राइब होगा, ये बाहर आ जाएगा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा, फिर आई के बी अल्फा प्रोटीन बन जाएगी। अब आई के बी अल्फा प्रोटीन का लेवल जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा, कहाँ पे, जैसे जैसे कहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, साइटोसॉल में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे साइटोसॉल में आई के बी अल्फा का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो हमारा NF कप्पा बी अभी न्यूक्लियस में है ये अपने आप मूव कर जाएगा कहाँ पे, साइटोसॉल में, वापस साइटोसॉल में चला जाएगा और आई के बी अल्फा से बाउंड कर जाएगा। ठीक है, और इस तरह से NF कप्पा बी वापस इनएक्टिवेट हो जाएगा, जब इसकी जरूरत नहीं है तो ये इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से NF कप्पा बी सिग्नलिंग चलती है। मैंने आपको एक मोटा एक बेसिक सा व्यू दिया NF कप्पा बी सिग्नलिंग का, कि किस तरह से ऑपरेट होती है, और ये वेंट और हेजहॉग के अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन करती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई। यहाँ पे यूबीक्विटिनाइलेशन कब हो रहा है, जब हमारा सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन वेंट और हेजहॉग के केस में कब हो रहा था, जब हमारा सिग्नलिंग पाथवे इनएक्टिव था, उस कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा ये पूरा सिग्नलिंग पाथवे चलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और सिग्नलिंग पाथवे बचा हुआ है, मैं उसको शायद स्किप कर गया था, आपको बताना भूल गया, दैट इज द नॉच डेल्टा सिग्नलिंग पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।